बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। जिस तरह से आपको मालूम है कि इन दिनों सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान भर में डिस्कस हो रहा है वो मौजूदा इकनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की। यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनमें अभी गुफ्तगू हो रही है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए चाहे एक तरफ के हामी हों चाहे दूसरी तरफ के हामी हों, मसाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन पाई जाती है और एक न्यूट्रल एनालिसिस हमारे मीडिया में बहुत कम हो रहा है आजकल की इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। तो ज़रूरत इस बात की है कि तजिया किया जाए मौजूदा इकनॉमिक कंडीशंस का और फाइनेंशियल मसाइल जो पाकिस्तान को दरपेश हैं एक बिल्कुल न्यूट्रल और अनबायस्ड तरीके के साथ। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के इकनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या हैं। दो चीज़ें हैं जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। एक तो इन्फ्लेशन है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है, और दूसरा एक्सचेंज रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। तो यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो मुनासिब होगा कि हमें मालूम हो टेक्निकल बेसिस के ऊपर कि इन्फ्लेशन होती क्या है। जनरली हम इकोनॉमिक्स में इसको डिस्कस करते हैं कि अब जनरल एंड परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी चीज़ों का, उनकी प्राइसेस का ऊपर जाना एक रेगुलर और जनरल बेस के ऊपर, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। दो तरीके के साथ इन्फ्लेशन को हम देखते हैं। एक इन्फ्लेशन वो होती है जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, दूसरी इन्फ्लेशन वो होती है जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? जिस वक्त किसी इकॉनमी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही हो, लोगों के इनकम लेवल्स राइज कर रहे हो, हर बंदे के पास पैसा आ रहा हो, तो हर बंदा चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदने की जानिब माइल होता है, जिसकी वजह से चीज़ों की सप्लाई कुछ कम होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी भी इकॉनमी में, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी जो इन्फ्लेशन की टाइप है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये वो इन्फ्लेशन है जब इनपुट कॉस्ट चीज़ों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों की प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि ऑयल जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसी की बुनियाद के ऊपर सारी इंडस्ट्री चलती है। जब आपके यहाँ पेट्रोलियम की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीज़ों की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से इकॉनमी काफ़ी क्राइसिस में आ जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। ग्रोथ रेट इनफैक्ट काफ़ी कम हो के 3% के लगभग रहने का इम्कान है इस बजट में। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का तो इशू नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, चीज़ों के रेट्स बढ़ने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी का इम्पैक्ट आ रहा है हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर। जिस तरह आपको मालूम है कि रुपए की कदर कंटिन्यूस बेसिस पे अभी कम होती जा रही है, और इंटर बैंक में जो पाक रुपी और डॉलर का रेट है, पाक रुपी डॉलर में 150 रुपये भी इंक्रीज कर चुका है। इसको लेके काफ़ी पैनिक कंडीशन पाकिस्तान की मार्केट्स में मौजूद है। अब सोचने की बात यह है कि क्या इस बात पे कोई परेशान होने की हमें ज़रूरत है? जिस हद तक मार्केट में पैनिक नज़र आ रहा है उस हद तक तो परेशानी की बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मिसाल दी जा रही है कि रशिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर गया था। पहले देखने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल है। जी नहीं, पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। हुआ क्या था 1988-89 के अंदर, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ अफगान वॉर के बाद, तो वहाँ पे उनकी करेंसी रूबल की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। 88 से पहले रूबल और जो डॉलर का एक्सचेंज रेट था, एक डॉलर में 1.7 और 1.8 रूबल तकरीबन आ जाते थे। उस इकोनॉमिक क्राइसिस के नतीजे में जो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में रूबल की प्राइस थी वो कम होके ऑलमोस्ट 500 रूबल तक हो गई थी। इसका मतलब ये 400 गुना तक उनकी करेंसी की प्राइस डिक्लाइन कर गई, जिसकी वजह से एक क्राइसिस सामने आया। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ जो पाक रुपी की डिप्रिसिएशन हुई है अभी,
वो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7% आपको नज़र आती है, जो कि करेंसी की डिवैल्यूएशन है इस टाइम के ऊपर। जबकि वहाँ पे करेंसी की जो डिवैल्यूएशन थी वो कोई 300-400 गुना हो गई थी। और उसके बारे में एक लतीफ़ा भी बहुत मशहूर है कि वहाँ पे एक टिशू का पेपर इतना महंगा हो गया था कि बजाय 500-700 रूबल खर्च करने के एक टिशू का पैकेट लेने की बजाय लोग रूबल से हाथ साफ कर लेते थे और लोग जो है वो टिशू पेपर का इस्तेमाल करना छोड़ गए थे। इस हद तक उनकी करेंसी डिवैल्यू हो गई थी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जिस तरह से मार्केट में एक पैनिक की कंडीशन पैदा हुई है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की वजह से, तो उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है और बिल्कुल एक ऑनेस्टली और एक न्यूट्रल तरीके के साथ हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये मसला किस हद तक है। पाकिस्तान में अगर आप देखें पिछले 25-30 साल के अंदर जो रुपए की डिवैल्यूएशन डॉलर के मुकाबले में होती आई है वो ऑलमोस्ट 5% पर एनम बेसिस पे होती आई है। यानी कि अगर आज से कोई लगभग 7-8 साल पहले 98 रुपये पे डॉलर की प्राइस थी, तो 7-8 सालों में उसकी कीमत इस वक्त 135-40 रुपये होनी चाहिए थी। 5% इन्फ्लेशन और 5% एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन के हिसाब से उससे प्राइस कुछ ऊपर चली गई। उसकी एक रीज़न IMF के साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है, जो इस पैनिक सिचुएशन में मज़ीद इजाफा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस सूरत हाल के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। और अगर मार्केट में एक वाज़ेह पोजीशन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि अब पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट किस बेस के ऊपर फिक्स किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उस सूरत हाल के अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आ रही, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है। अभी IMF के बोर्ड की तरफ से इसकी मंजूरी दिए जाना बाकी है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त तक इसकी सारी तफसीलात अवाम के सामने नहीं रख सकती जब तक कि एक वाज़े वहाँ पे अप्रूवल ना आ जाए IMF के बोर्ड की तरफ से। तो मेरे ख्याल में तब तक हमें वेट करने की ज़रूरत है और ये सोचने की और देखने की ज़रूरत है कि जब तफसीलात सामने आती हैं तो वो क्या तफसीलात हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अभी IMF की एक शर्त ये भी थी कि किसी एक मखसूस रेट के ऊपर एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं किया जाएगा, बल्कि मार्केट डिटरमिन करेगी कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट डॉलर के मुकाबले में किस हद तक रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट कंडीशन उस तरह की नहीं है कि खुदा न खास्ता कई 100 गुना इसमें कोई डिप्रिसिएशन हो जाए। काफ़ी हद तक एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का भी इन रेट्स के ऊपर स्टेबल होता जा रहा है और जिस तरह से बड़े बड़े माहिरीन भी हैं उनका भी यही ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 160-65 रुपये तक इसकी वैल्यू जा सकती है। मार्केट फोर्सेस उससे ज़्यादा इसको आगे पीछे नहीं होने देंगी। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब लोगों को अभी इंतज़ार करना चाहिए कि जब नेक्स्ट मंथ में IMF की बोर्ड मीटिंग होगी, जब फाइनली ये सारा का सारा अरेंजमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और IMF के बीच में हुआ है वो एक जगह पे डिसाइड हो जाएगा, अनाउंसमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, तो उसके बाद चीज़ें बहुत हद तक वाज़े हो जाएंगी। ये बहुत बुनियादी सी बातें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। इन चीज़ों को लेके हमारे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी हो रही है, बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। फेसबुक के ऊपर भी आपने देखा होगा डॉलर के बाइकआउट की मुहिम भी चल रही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड अशिया हैं उनके बाइकआउट की बात हो रही है। तो हम अगले पार्ट में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों में कितनी हकीकत है। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।